हेलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार मिला आपसे। उम्मीद है इसी प्रकार आपका प्यार बना रहेगा और मुझे मेहनत करने के लिए थोड़ी ताकत मिलेगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, क्लास 12 का सबसे लेंथी चैप्टर है ये। इसको मैंने सॉल्व किया है पॉइंट वाइज। इस चैप्टर को मैंने पॉइंट वाइज नोट्स के तरीका से सॉल्व किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 का ये पहला चैप्टर। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हमसे कहता है कि फिजिक्स के एक ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर दो टाइप्स के पढ़ाई होते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा पढ़ाई है जिसमें चार्ज एट रेस्ट की चर्चा होती है। इसमें चार्ज जो है उसका रेस्ट पोजिशन, वो मोशन में नहीं रहता है। दूसरी ये जो है सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। जो चार्ज होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। वहीं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन ईएमआई, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करेंट, एटसेट्रा। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसा चार्ज का स्टडी है जो कि रेस्ट में होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। वहीं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है चार्ज एट मोशन, उसका स्टडी करता है। इसके एग्जांपल्स हो गए। और ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 हमसे चार्ज के बारे में कहता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक वो तो बाद की बातें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चार्ज क्या होता है ये जानते हैं। तो चार्ज होता है किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो इंट्रिंसिक का कहने का मतलब हो गया अंदरूनी, अंदर का। जैसे मैं एग्जांपल आपको देकर समझाऊं, किसी बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, उसे समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है कि वो इसको समझ पा रहा है या नहीं। तो ये इसका इंट्रिंसिक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और इससे रिलेटेड बहुत सारा इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। Q इक्वल्स टू आई टी, ये फॉर्मूला होता है। चार्ज बराबर करेंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, डायमेंशन इसका एटी होता है। करेंट का एम्पियर, टाइम का टी से डिनोट करते हैं, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 हमसे कहता है कि इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, चार्ज के काइंड क्या क्या होते हैं। इसके दो काइंड होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम लोग ये बात जान लें कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में दूर भागते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक चार्ज ले लें, ये 1, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, लाइक चार्ज, दोनों सेम है। तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, अपने से दूर भागेंगे, भागो भागो भागो। और जो अपोजिट, जो अनलाइक चार्ज होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे में चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 हमसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। तो चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम लोग ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक सम जो होता है, जैसे 2 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, ये सब को जोड़ दें तो वो हमेशा अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, अब हमसे कहता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास ग्लास की रॉड है और ये है सिल्क। तो इसको अगर हम आपस में रब करेंगे तो निगेटिव चार्ज इस क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा और ग्लास की जो रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दोनों जो आएगा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये इक्वल अमाउंट में होगा। यही हमसे कहता है व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क
negative charge appears on shell, while an equal amount of positive charge appears on glass rod. glass rod पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इक्वल अमाउंट का होगा। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि जब यूरेनियम को हम डीके करते हैं तो थोरियम और हीलियम निकलता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 बराबर होते हैं 90 प्लस 2, 90 थोरियम के 2 हीलियम के। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो फॉलो होता है इसमें। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 हमसे कंपैरिजन करता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। तो मास और चार्ज के बारे में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग को। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फील्ड है उसमें चार्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा देखते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जैसा आप जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। किसी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं, इट इज क्वांटाइज। तो इसका दोस्तों कहने का मतलब चार्ज जो जब भी होगा 1 कूलम का, 2 कूलम का, -1 कूलम का, -2 कूलम का, फॉर्मूला भी हमको बताता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ नंबर ऑफ इंटीजर है एन और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आधा कूलम का चार्ज, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज, 1,00,000 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इट इज कंजर्व इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो मोशन में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं वो कहेंगे कि मैं मोशन में हूँ। बच्चों रिस्पेक्ट देखा जाता है, मैं आपके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मोशन में नहीं होऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि अर्थ मोशन में है, तो सन के कंपैरिजन में मैं मोशन में हूँ। तो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चार्ज जो होता है वो तब भी कंजर्व होता है, वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम उसको देखें तो वो कंजर्व ही रहता है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, फोर्स बिटवीन चार्ज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि जैसे पॉजिटिव चार्ज रहा तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, वो दोनों आपस में दूर भागेंगे, यानी कि रिपल्सिव फोर्स होगा वहाँ पे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहा तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जैसे मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है, मैं रुका हुआ हूँ और जब मैं मोशन में आ गया तो क्या वो 4 कूलम का ही चार्ज रहेगा? तो हाँ, चाहे हम कितने भी तेजी से दौड़े, वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट चार्ज पे नहीं पड़ता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो जैसे आप लोग कहते हैं बच्चों, कोई भी मास है वो चार्ज के बिना हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं हो सकता। कोई भी, ये पेन है, इसके ऊपर 5 कूलम का चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज हो और मास ना हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज के बाद अब हम लोग बात करते हैं मास की। तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। तो चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में रोल था, वहीं मास का जो रोल होता है वो ग्रेविटेशन में होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा -7 kg, -9 kg, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होता है मास पॉजिटिव में होता है। इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब कि सिर्फ 1 ग्राम मास होगा, 10 kg मास होगा, ऐसा नहीं है। आधा ग्राम मास भी होता है, आधा kg मास भी होता है, ठीक है। यही कह रहा था, इट इज नॉट कंजर्व। फोर्स बिटवीन मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो मास के बीच जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, आपस में भागते नहीं है, ये लोग रिपेल नहीं करते हैं। जैसे 2 पर्सन खड़े, एक यहाँ एक मैं, तो हम दोनों आपस में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएंगे। मैं ये दीवार हमेशा आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएंगे, कभी भी रिपल्सन मास के बीच में नहीं होता है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मास जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितने
मोशन में है। अगर हम रुके हुए होंगे तो हमारा मास कुछ और होगा इन कंपैरिजन जब हम मोशन में होंगे। ठीक है, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ वेट है, कुछ मास है, तो मैं बिना चार्ज के भी हो सकता हूँ, लेकिन चार्ज जो होगा वो हमेशा मास के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा उसका कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी होगा देने के लिए और लेने के लिए। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। Q इक्वल्स टू एन ई। Q हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज क्वांटिटी का दिया गया है, 1 कूलम, 2 कूलम, 100 कूलम। और प्लस माइनस वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंटीजर होगा वैल्यू। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हम लोग जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे दोस्तों आप लोग बाजार जाते हैं तो कुछ आपको खरीदना है, तो सबसे कम अमाउंट आप कितना ले जा सकते हैं, 1 रुपीज़। वैसे ही अगर आपको चार्ज डोनेट करना है तो आपको कम से कम 1 कूलम का चार्ज लेके जाना होगा। ठीक है, इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसी से सारा चार्ज बनता है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। वही बात कह रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 हमसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में कहता है। ये कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो मान ली जाए एक बॉडी है, ठीक है, इसके इस पोर्शन पे 7 कूलम का चार्ज है और इस पोर्शन पे 3 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो टोटल इस पे कितना चार्ज होगा, तो 7 3 10 कूलम का इस पे चार्ज है। कहीं पे भी जो कूलम का चार्ज है प्रेजेंट, उसको हम लोग अलजेब्रिक सम कर देते हैं उसका। ठीक है, यही कह रहा था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, ऑर्डर ऑफ सम मटेरियल विच गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो थोड़ी देर पहले शुरू में ही मैंने आप लोग को बताया था कि जब एक सिल्क को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो सिल्क नेगेटिव चार्ज और ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसी के अनुसार कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा, किस सिचुएशन में ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, फिर एम्बर, रेसिन, सल्फर, रबर, फिर एबोनाइट। दोस्तों मेरे अनुसार से आपके किसी न किसी एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो इसका कैसे हम यूज करेंगे वो आप समझ लीजिए। जैसे केस दिया हुआ रहेगा कि वूल को ग्लास से हम रब किए, वूल को ग्लास से रब किए, तो ऑर्डर देखिए, पहले वूल आया है तो वूल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और ग्लास जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। वैसे अगर हम दूसरा केस ले लें कि ग्लास को सिल्क से अगर हम रब कर दें तो यहाँ पे ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो पहले आएगा इस ऑर्डर में, जिसका पहले आएगा जो मटेरियल वो पॉजिटिव चार्ज होगा, बाद में आने वाला जो मटेरियल होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि जो पहले आएगा वो पॉजिटिव, बाद में आएगा निगेटिव, कैसे होता है। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम वूल को ग्लास से रब करें तो वूल क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और ग्लास जो होगा वो निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वूल जो होता है उस ऑर्डर में पहले आ रहा था, ग्लास 2 नंबर पे आ रहा था। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड डिराइव
द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का। मान लीजिए दोस्तों कि दो चार्ज है, ठीक है, चार्ज 1 चार्ज 2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो कूलम का पहला लॉ हमको कहता है कि फोर्स जो होगा इस दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों का प्रोडक्ट का। दूसरा लॉ जिसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ये है कि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों को मिला दें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के इन्वर्सली R स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग K लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। तो ये है इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसी को लैंग्वेज में लिखा जाएगा ये द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, उस दोनों के बीच में जो एक्शन हुआ इंटरएक्शन, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, जो भी हुआ बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ चार्जेस के बीच में जो एक्शन हुआ, पॉइंट चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस है जिसके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम इतना जो लैंग्वेज है इसका सिंपली ये फॉर्मूला का लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 9 में हम कुछ कूलम्ब्स लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट जो होता है कूलम्ब्स का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग को K का वैल्यू निकालना है, K इक्वल्स टू हो जाएगा FR स्क्वायर बाय Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का होता है कूलम ऐसा यूनिट, तो C स्क्वायर हो जाएगा कूलम और कूलम स्क्वायर। फोर्स जो होता है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, और R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, R स्क्वायर यानी कि M स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन हो गया ये ऐसा यूनिट का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, जिसका कि वैल्यू होता है 9 × 10⁹, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होता है, जैसे हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों का आना रुका हुआ रहता है, वो आसानी से हमारे सोसाइटी में नहीं आ सकते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आसानी से हमारे सोसाइटी में आ सकते हैं। तो जैसे आप अपने घर को ही ले लीजिए, तो घर में सबको घुसने आप नहीं देते हैं, तो जिसको आप घुसने दिए उसके लिए परमिटिविटी हाई हो गया, जिसको नहीं दिए उसके लिए परमिटिविटी लो हो गया। तो वही केस यहाँ पे भी होता है, चार्ज होता है वो सारे एरिया में नहीं जा सकता है लेकिन उसको रेसिस्टेंस मिलता है कुछ, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K हो गया, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, K इक्वल्स टू 9 × 10⁹। अब हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग इधर लेके चल जाते हैं और बाकी सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये यूनिट है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये आएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 10, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम लोग ER से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये एक रेशियो है EM/E0। तो यहाँ पे EM जो है रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी स्पेस का है, जैसे कि वाटर का है, जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम में
ये है, और इसका कंपैरिजन हम अगर वैक्यूम से कर दें, ई नॉट फ्री स्पेस से कर दें, फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम एयर, इसको हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। तो ये जो रेशियो है इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और बहुत ही देखने वाली चीज़ है कि रिलेटिव परमिटिविटी ही उल्टा होता है फोर्स के केस में, एफ नॉट बाय एफ एम, यहाँ पे ई नॉट बाय ई एम, यहाँ पे फोर्स के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग मटेरियल या कुछ मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.000 होता है, एयर का प्रेशर 1 atm पे इतना वैल्यू होता है, और उसी एयर का 100 atm प्रेशर पे वैल्यू चेंज करता है। हाइड्रोजन का 1.00026 होता है। ऐसे ही सारा वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दिया हुआ है।